हेलो गाइस। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सेक्शन इकोलॉजी। इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर किया है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। हम आ पहुंचे हैं इकोसिस्टम चैप्टर पे, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है, नॉट द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट ट्यूटोरियल जो हमने देखा वो था द स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है, ये चीज़ें हमने देखी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है और इकोलॉजिकल पिरामिड ये चीज़ क्या होती है, ये देखने वाले हैं हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर डिकम्पोजिशन को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो विद इन 1 मिनट मैं डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा, राइट, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो बिल्कुल नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, तो आप जंप कर सकते हो टू द एनर्जी फ्लो या तो फिर टू द इकोलॉजिकल पिरामिड या तो फिर डायरेक्टली टू द एमसीक्यू आप जंप कर सकते हो। तो डिकम्पोजिशन इन 1 मिनट। ओके, सो डिकम्पोजिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डेट्रिटस होता है। व्हाट इज डेट्रिटस? फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीफ। ओके, ये लीफ है और इस पेड़ को ये लगा है। अब इस पेड़ से ये लीफ नीचे गिर जाता है, अब ये बन गया डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब क्या? डेड प्लांट और डेड एनिमल और देयर फीकल मैटर या देयर एक्सप्रेशन, या ये सब है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस का मीनिंग होता है डेड। ओके, डेट्राइटस पे जो फीड करते हैं उनको कहते हैं हम डेट्रीओरस। लाइक हर्ब पे जो फीड करते हैं उनको कहते हैं हम हर्बीवोरस। उसी तरीके से डेट्राइटस पे जो फीड करते हैं उनको कहते हैं हम डेट्राइओरस। ओके, डेट्राइओरस लाइक दैट। ओके, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो डेट्राइटस पे फीड करता है उसका एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया जिसका नाम है अर्थवर्म, जबकि और भी कई सारे डेट्रीवोर्स है, लाइक स्नेल, लाइक मेलिपिड। ओके, ये सब डेट्रीवोर्स है। ये क्या करते हैं? जैसे पत्ता नीचे गिर गया तो ये इनको खाना शुरू कर देते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड ईट। दे ईट द डेड ऑर्गेनिक, द डेड मैटर। ओके, ये चीज़ होती है। तो जब इसको खाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? इसके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, इसको कट हो जाएगा ना, लाइक। तो ये क्या करते हैं? एक पत्ते को इस तरीके से फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन. Who is responsible for the fragmentation? Detrivorous. Okay, those are the organisms which are eating this dead matter and these are carrying out the fragmentation process. इस प्रोसेस को हमने कहा फ्रैगमेंटेशन। अब ये जो फ्रैगमेंट बन गया, जब बारिश होगी तो यहाँ से जो सोल्यूबल मटेरियल है, पत्ता तो जमीन पे गिरा है, तो जब बारिश होगी तो वाटर सोल्यूबल मटेरियल, जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल है, ये चले जाएंगे सॉइल में और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लीचिंग, जहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चले जाते हैं सॉइल में। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। ये थी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, यहाँ पे आ जाते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो इसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर देते हैं और इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब बात रही डिफरेंस की। हमने क्या कहा? डेट्राइओरस इसको ईट करते हैं, इसको खाते हैं, जबकि फंजाई एंड बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करते हैं और इसकी वजह से इसका फर्दर ब्रेकडाउन हुआ। तो दोनों ब्रेकडाउन कर रहे हैं, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। इन केस ऑफ डिकम्पोजर्स, लाइक इन केस ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे फ्रैगमेंट। उसके लिए फ्रैगमेंट वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये इसका लाइसिस करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैटाबोलिज्म। ओके, क्लियर है? तो फ्रैगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया, ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मैटर है इसमें कुछ अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, लाइक काइटिन, लाइक लिग्निन, लाइक सेलुलोज, जिसको यहाँ पे जब बैक्टीरिया है, यहाँ पे जो फंजा है, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, तो इसको फर्दर ब्रेकडाउन के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अब इसको कहते हैं ह्यूमस। ओके, एंड जब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ से मिनरल रिलीज हो जाते हैं, चले जाते हैं सॉइल में, जिसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्लियर है? तो फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड यस मिनरलाइजेशन, दिस इज हाउ द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं एनर्जी फ्लो। व्हाट इज एनर्जी फ्लो? अच्छा, इस चीज़ को यार क्लियर कर लो। काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर मियोसिस सेल साइकिल के बारे में ट्यूटोरियल डालो, सर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझा के दो। तो ये चीज़ें ऑलरेडी कवर की है यार। तो जब आप होम पेज पे जाते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन है, या तो होम पेज पे भी सब ट्यूटोरियल्स बिल्कुल एक अच्छी तरीके से अरेंज किए हैं। लाइक दिस इज द सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिस इज द सेक्शन ऑफ केट्रिक, राइट। इस तरीके से आप जब स्क्रॉल आउट करके दिस इज द सेक्शन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दिस इज द सेक्शन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। तो आप जब
एक्सप्लोर करोगे चैनल को तो आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है। चलो तो बात करते हैं हाउ द एनर्जी फ्लोज। तो हम इसके पहले के ट्यूटोरियल में बात कर रहे थे व्हाट आर द प्रोड्यूसर, मीन्स वो लोग कौन है जो प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम में। उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स, ओके, दोज आर द मेन प्रोड्यूसर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करता है यार, सोलर एनर्जी के साथ विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। ओके फाइन। तो ये जो सोलर एनर्जी, जो सोलर वेव, जो वेव्स आ रहे हैं सन से निकल के, ये जो वेव आ रहे हैं उसमें से ओनली 50% वेव्स जो है, जो वेवलेंथ जो है, ओनली 50% ऑफ दैट वेवलेंथ, ये अच्छी वेवलेंथ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को हेल्प करती है। उस वेवलेंथ को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब ये जो सन है, यहाँ से सन से काफ़ी सारी वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है, इमिट हो रही है। तो ये जो वेवलेंथ जो अलग अलग लेंथ की है, ये जो यहाँ से इमिट हो रही है, ये सब की सब प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें से 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जिसके मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उस रेंज को, उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और वो रेडिएशन है 400 से लेके 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। 400 से अगर नीचे वेवलेंथ है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है उस वेवलेंथ में। तो अगर प्लांट इसको यूज करने की कोशिश करेगा तो प्लांट सेल डैमेज हो जाएंगे। सो टू प्रिवेंट द डैमेज, प्लांट के पास कैरोटीनॉइड है भी, पिगमेंट्स है उसके पास, प्लांट के पास। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हेलमेट पहन के चल रहे हो जानबूझ के नीचे गिरने लगो, ऐसा नहीं है। ये है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसलिए इस टाइप की वेवलेंथ आ भी गई तो प्लांट खुद को बचा लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस कैरोटीनॉइड। और प्लांट 400 से लेकर 700 नैनोमीटर ये जो वेवलेंथ है इसको ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। ये चीज हमने फोटोसिंथेसिस में देखी भी थी। ओके, उसमें हमने एक चीज और देखी थी, कैन यू सी हियर कि फोटोसिंथेसिस, ये देखो ये है वेवलेंथ, ये है एब्जॉर्ब, कौन सा क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ को, कैरोटीनॉइड किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरोफिल बी यहाँ पे देखो, और क्लोरोफिल ए, ओके ये देखो क्लोरोफिल ए एंड दिस इज क्लोरोफिल बी ग्रीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है ब्लू में, ये देखो ब्लू ग्रीन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है वेवलेंथ का, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा है। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे, किस लाइट में ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आता है ब्लू ग्रीन लाइट में ज़्यादा रहता है फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड कैन यू सी हियर कि यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस, ये कौन सा लाइट है भाई, ये रेड लाइट, राइट। रेड लाइट के बाद ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिप डिक्रीज आपको दिख रहा है। मतलब रेड लाइट की जब रेड वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है तो फोटोसिंथेसिस एकदम से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, जिसको कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हो गया कि कहाँ पे ज़्यादा आता है, वो भी एमसीक्यू पूछा जाता है। कहाँ पे कम है, रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये भी आपको पूछा जाता है। 700 के ऊपर भाई प्लांट क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर पाते प्लांट, क्योंकि 700 के अबव जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ में एनर्जी इतनी कम है कि उसके मदद से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते। अगर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं देखा इस चैनल पे तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस की है, तो उसको ज़रूर देखना, उसमें ये चीज़ हमने देखी है। क्लियर है? ओके, तो हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में ये कहना है कि ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज द 50% ऑफ द रेडिएशन, सन से जो आ रहे हैं उसमें से 50% ऑफ रेडिएशन ही बिलोंग करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को। और ये जो 50% है उसमें से प्लांट ओनली 2 to 10% यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट द एक्चुअल, काफी ज्यादा लिटरेचर्स में कहा गया ओनली 1%, जबकि एनसीईआरटी ने कहा है कि 2 to 10%, जो कि थोड़ा सा गलत डेटा है। ओनली 1% ऑफ द जो रेडिएशन आ रहे हैं उसमें से ओनली 1% ऑफ रेडिएशन प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? तो 2 to 10% इस रेंज में मत याद रखो, 2% इतना याद रखो। जितना ज़्यादा ब्रेन को रेंज याद करने में, मेमोराइज करने में हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो हमेशा ट्राई टू गिव वन पर्टिकुलर फिगर, वन फाइनल फिगर फॉर द माइंड टू रिमेंबर इट। ओके, अब एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा 2%, 3%, 4%, 2%, 30%, 80%, इस टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। सो बेटर यू रिमेंबर इट एज 2%। चलो आगे बढ़े। फाइन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आपको पता चल गया। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये है भाई प्रोड्यूसर जिसने विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपने एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए। अब
या इसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर, इसने प्रोड्यूस किए ग्लूकोज का इसने प्रोडक्शन किया। ओके, अब इस पे फीड करने के लिए आ गया हम ना यहाँ पे डियर। ओके, ये क्या कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कंज्यूमर, राइट। एंड दिस इज अ हर्बीवोरस। ओके, दिस इज अ हर्बीवोरस, हर्ब पे फीड करने वाला। वोर्स मतलब ईटर, हर्ब को खाने वाला, दैट इज हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे इसको खाने वाला कौन है जंगल में, ये है वोल्फ, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये देखो ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करने वाला अनदर कंज्यूमर इज सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस इज अ कार्निवोरस, कार्नी मतलब फ्लेश। ओके, मतलब फ्लेश को मैं क्या बताऊँ, फ्लेश के लिए मुझे हिंदी में वर्ड पता नहीं है। ओके, फ्लेश ईटर, दैट इज कार्निवोरस। ओके, मतलब नॉन वेजिटेरियन। ओके, सो दिस इज अ कार्निवोरस, ये है भाई अपना वेजिटेरियन हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर पे भी फीड करने वाला जंगल में और कोई है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, लाइक लॉयन। ओके, विच इज ऑल्सो कार्निवोरस। चीजें क्लियर हुई। सो दिस इज हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दिस प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एनर्जी किसने ट्रैप की, प्रोड्यूसर ने ट्रैप की। कहाँ से ट्रैप की, सनलाइट से ट्रैप की। अब इसने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है उसमें से ओनली 10% ही नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंज्यूमर वो अपने बॉडी बिल्ड के लिए यूज करता है, 90% तो बीच में लॉस हो जाती है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी इसने यहाँ से ली प्रोड्यूसर से, उस एनर्जी में से ओनली 10% ऑफ एनर्जी अपने बॉडी को बिल्ड करने में ये यूज़ करेगा, बाकी की एनर्जी लॉस हो जाएगी। लाइक इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, वो जो है फिकल मटेरियल भी क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, उस चीज़ में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक ट्रांसमिट होती है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ 10%। अब जो ये इस पे फीड करेगा तो इसकी एनर्जी में से ओनली 10% एनर्जी ये खुद के बॉडी बिल्डिंग में यूज करता है। ओके, ये रफली एस्टिमेट दिया गया है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 10%। मतलब क्या, मतलब इसने जितनी भी एनर्जी ली इसको खाने के बाद उसमें से 10% ही एनर्जी अपने बॉडी बिल्डअप के लिए ये यूज करता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द 10%। और यहाँ पे भी 10% का रूल चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ 10%। फाइन। ओके, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फूड चेन। ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द फूड चेन। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ले। हर्बीवोरस, हर्ब पे फीड करने वाला। ओके, कार्निवोरस, फ्लेश पे फीड करने वाला, नॉन वेजिटेरियन। व्हाट इज ओमनिवोरस, ओमनिवोरस मतलब बोथ, जो वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है, लाइक बियर, दोनों चीज़ों को खा सकता है। ओके, देन वी हैव सैप्रोफाइट्स। वो सैप्रोफाइट्स कौन है, सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड मैटर पे फीड करने वाले, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, दोस आर कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट्स। की चीज़ें क्लियर हो रही है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में आपको काफ़ी बार दिखाई देगी, तो बेसिक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये था प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर ने फीड किया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने फीड किया, फिर टर्शियरी कंज्यूमर ने फीड किया। आपने क्या किया, इन लोगों को एक लेवल में अरेंज कर दिया, 1 2 3 4। इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ओके, इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में, इसे हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या क्या एग्जांपल्स है हमारे पास, फाइटोप्लैंक्टन जो ओशंस में रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जैसे ग्रास, जैसे ट्रीज, दीज आर द प्रोड्यूसर, दिस बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ओके, ध्यान से सुनना। नाउ इसके ऊपर फीड करने वाला कौन था भाई, इसके ऊपर कौन फीड करते, काऊ फीड करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, लाइक ज़ूप्लैंक्टन। ज़ू मतलब एनिमल, ज़ूप्लैंक्टन ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं इन सी। ओके, जैसे ग्रास होपर या काऊ, ये ग्रास पे फीड करते हैं। दिस बिलोंग टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दोज आर द प्राइमरी कंज्यूमर। और इसके ऊपर जो है, जो इनको खाता है, वो बिलोंग करेगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, कार्निवोरस। ओके, लाइक बर्ड, लाइक फिशेस, लाइक उल्फ। ये क्या करते हैं, उल्फ क्या करता है, कैटल को खा लेगा अगर आ गया तो। Okay, so like that, so bird, fishes, or these are the organisms which belong to the third tropic level, and then we have the fourth tropic level. fourth tropic level पे कौन है, आदमी। आदमी तो किसको भी खाता है, तो इसलिए ऊपर बिलोंग करता है, लाइक मैन एंड लॉयन। चीज़ें क्लियर हो रही है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कौन किसको खा रहा है, अकॉर्डिंगली उनके ट्रॉपिक लेवल हम कहते हैं कि यार ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करता है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करता है, लाइक दिस। ओके,
व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? इसके पहले ट्यूटोरियल में भी हम बात कर रहे थे स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनका ड्राई मास कितना है, मतलब उनका ड्राई मैटर। व्हाट इज बायोमास? बायोमास मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मटेरियल। द मटेरियल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द बायोमास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेवल पे टोटल बायोमास कितना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, आपने कितने ट्री है, यहाँ पे कितने ग्रास है, ये सब लोग फर्स्ट टॉपिक लेवल पे बिलोंग कर रहे हैं। ट्री, ग्रास, इनका अपने बायोमास ले लिया, ड्राई बायोमास लिया, उसको कहते हैं उस ट्रॉपिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप जो है ये ट्रॉपिक लेवल का, आई एम यूजिंग वर्ड द ट्रॉपिक लेवल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड the biomass of the whole ecosystem. I am using the word the biomass of the tropic level in the ecosystem. उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पे एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। ओके, सो इस टॉपिक लेवल का कितना बायोमास है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टॉपिक लेवल का कितना बायोमास है, मगर अगर ये मैं पूछ रहा हूँ, इन दैट केस आई एम आस्किंग यू द टोटल बायोमास ऑफ द ट्री, द ग्रास, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है इसका बायोमास मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये उसका मीनिंग हो जाएगा। ओके राइट। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये हमने क्या देखा था डिकम्पोजिशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि जैसे ईच की डेथ हो जाएगी, लॉयन की डेथ हो जाएगी या इन की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे फीड करने के लिए कौन आता है, यहाँ पे फीड करने के लिए डेट्रेवोरस आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो इनको ना यार फूड चेन में जगह नहीं दी गई है, राइट इनको फूड चेन में जगह नहीं दी गई है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि इसके डेथ के बाद यहाँ पे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे और डेट्रावोरस आ जाएंगे और इसके ऊपर फीड करेंगे और इसलिए हम उसको फोर्थ मतलब द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर कहेंगे, ऐसी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक भी है फूड चेन का, जिसमें हम क्या करते हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। डेट्राइटस फूड चेन मतलब क्या? डेट्राइटस फूड चेन मतलब क्या? डेट्राइटस मतलब क्या? डेड मैटर को डेट्राइटस कहते हैं। उसके ऊपर जो फीड करेगा, अगर आपने उसकी डायग्राम निकाल ली, ये हो गया एक पत्ता नीचे गिर गया, पत्ते को खाने वाला यहाँ पे आ गया अर्थवर्म। ओके, सो यहाँ पे आपने एक फूड चेन निकाली, इसको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। okay, then the chain which we have seen just right now, this is called as a grazing food chain. grazing मतलब क्या? जो food chain grass से शुरू होते हैं, graze मतलब grass, so this is called as a grazing food chain. Can you believe कि एक बार ऑल इंडिया में इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा था, what is the long form of GFC, the grazing food chain, and can you believe this is the previously years MCQ which was asked in the previous years of examination कि grazing food chain कहाँ से शुरू होती है? ग्रास से शुरू होती है। ये MCQ ऑलरेडी पूछा गया है कि डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? डेट्राइटस से शुरू होती है। ये सब MCQ पूछे गए हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू बी अलर्ट व्हाइल वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल्स, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट MCQ है। सो बी केयरफुल, ध्यान से सुनना है आगे। ओके, डोंट वरी, हम MCQ इसलिए सॉल्व कर रहेंगे ताकि हमारा ग्रास्प जो है स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, बात कर रहे थे हम अभी लॉ ऑफ 10% की, जहाँ पे हमने क्या देखा कि यार यहाँ से प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर पे जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर से जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर रिसीव करेगा उसका 10% सेकेंडरी पे जाएगा, उसका 10% टर्शियरी पे जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ 10% स्टेट्स। चीजें क्लियर हुई? ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे स्पैरो को रखना है तो मैं किस लेवल पे यहाँ पे रख सकता हूँ, राइट। स्पैरो किस पे फीड करती है? यहाँ पे ग्रास पे। तो मुझे अगर स्पैरो को रखना है तो मैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे स्पैरो को रख सकता हूँ। ओके, और कौन कौन है यार जो ग्रास पे फीड करता है? स्पैरो है, इंसेक्ट्स भी तो है छोटे छोटे जो ग्रास पे यहाँ पे फीड करते हैं। ओके ओके फाइन, इनको भी मैं सेकंड टॉपिक लेवल पे रख सकता हूँ। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं स्पैरो को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्पैरो है ये इंसेक्ट पे भी तो फीड करती है। ये जो स्पैरो है ये तो इंसेक्ट पे भी तो फीड करती है। तो आई कैन प्लेस, यहाँ पे लिखता हूँ यार, अरे क्या हुआ भाई। ओके, क्योंकि स्पैरो है जो इंसेक्ट पे भी तो फीड करती है, मतलब क्या हुआ, मैं स्पैरो को सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे भी रख सकता हूँ या तो फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी रख सकता हूँ। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो हम बात करते हैं ट्रॉपिक्स लेवल्स की, तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म
विच में ऑक्यूपाई द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, राइट। ये है एनसीईआरटी की लाइन, उसका मैं मीनिंग आपको बता रहा था और प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग कर सकता है। यस, ये हो गया स्पैरो भाई। जैसे अगर आप ओशन की अगर बात करेंगे तो फिशेस भी है, कुछ फिशेस बिल्कुल छोटे छोटे फिशेस को भी खाती है और उसके बड़े बड़े फिशेस को भी खाती है। सो लाइक दैट, तो फिश ऑल्सो इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करता है। ओके फाइन। ओके, सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बहुत कुछ सही स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ 10% को और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ 10% क्या कहता है कि मान लो 1 लाख जूल्स इतना एनर्जी जो है सनलाइट से यहाँ पे आ गई, तो 1 लाख में से प्लांट जो है उसका 10% ही यूज करता है अपना बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे 10% ही 10,000 जूल, दैट इज 10% ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट प्लांट यूज करता है, उतनी ही एनर्जी प्लांट को रिसीव होती है। अब प्लांट में जब यहाँ पे कैटल फीड करेगा, मतलब जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है ऑर्गेनिज्म वो उस पर फीड करेगा प्लांट को, तो यहाँ पे इस प्राइमरी प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी ही सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी। जब इस कैटल पे कोई और फीड करेगा तो कैटल के पास जो एनर्जी थी उसमें से 10% ही एनर्जी उल्फ के पास जाएगी। उल्फ पे जो जब लॉयन फीड करेगा तो उल्फ की एनर्जी है 100 जूल, उसमें से 10% ही लॉयन के पास जाएगी। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ 10% स्टेट्स। लॉ ऑफ 10% states that the amount of energy decreases at successive tropic level. Yes, देखो amount of energy decreases at successive tropic level. Another important point, अब ये बन गया यहाँ पे पिरामिड। ये क्या बन गया? पिरामिड। इसे हम क्या कहते हैं? द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसे हम कहते हैं पिरामिड। देखो पिरामिड बन गया ना। व्हाट इज पिरामिड? पिरामिड मतलब नथिंग बट अ ट्रायंगल। तो ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो इसे हम कहते हैं द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, और ये क्या है पिरामिड? अपराइट, उल्टा तो नहीं है ना, ये इस तरीके से तो नहीं है, ये तो सीधा है। तो यहाँ पे द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज अभी हम देखने वाले हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स इन इकोसिस्टम, लाइक द पिरामिड ऑफ बायोमास, द पिरामिड ऑफ नंबर। उसमें द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब पत्थर की लकीर मान के चलो। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। एक है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रासलैंड, दैट द पिरामिड ऑफ नंबर। अगर मैं बात करूँ ग्रासलैंड की, लाइक द फॉरेस्ट की, एक बड़ा सा ग्रासलैंड है। ओके, तो ग्रासलैंड में जहाँ से काफ़ी बड़ा एरिया में ग्रास है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर क्या है? ग्रास है। ओके, तो ये देखो हमने इतने बड़े ग्रास यहाँ पे उसका काउंटिंग कर लिया कि इतने भाई ग्रासलैंड पे ग्रास है। ओके, अब इसके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म थोड़े कम रहेंगे, तो हमें मिलेगा इस टाइप का शेप, इस टाइप का ट्रॉपिक लेवल। उसके ऊपर फीड करने वाले और कम हैं, उसके ऊपर फीड करने वाले और कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिड ऑफ नंबर। दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, विच इज अगेन अ अपराइट पिरामिड। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। पिरामिड ऑफ नंबर मतलब क्या? आप देख रहे हो कि एक इकोसिस्टम में अगर आपको प्लॉट करना है पिरामिड ऑफ नंबर, तो आप देख रहे हो कि उस ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म है, नंबर, उनका नंबर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। तो आपको पता है ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा नंबर तो ग्रास का है, उसके ऊपर फीड करने वालों का और कम, उसके ऊपर फीड करने का और कम नंबर है, उसके ऊपर फीड करने वालों का और कम नंबर है। तो आपको मिल जाता है द अपराइट पिरामिड। ओके, नाउ सी द नंबर ऑफ बायोमास। अब देखो ये भी ग्रासलैंड का है, तो ग्रासलैंड में क्या क्या है? बड़े बड़े ट्री है। ओके, कोई छोटे ट्री है, कोई बड़े ट्री है, कोई काफ़ी बड़े ट्री है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका बायोमास भी तो बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आप प्लॉट करना चाहोगे द पिरामिड ऑफ बायोमास, तो आपको मिलेगा बड़ा सा बेस यहाँ पे 809 ड्राई वेट, देखा 809 kg पर मीटर स्क्वायर। अब उसके ऊपर फीड करने वाला का वेट कम है। देखो इनका क्यों ज़्यादा है यार? क्योंकि ये नंबर में काफ़ी बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनका ड्राई वेट काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नंबर में भी बड़े हैं और ड्राई वेट में भी ये लोग बड़े हैं। तो बायोमास का जो पिरामिड है ये भी आपको अपराइट मिलता है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है? जो बड़ा है, जिसका ड्राई वेट ज़्यादा है,
तो आपने देख लिया भाई इतना बड़ा ट्री है, इसका ड्राई वेट कितना ज़्यादा है, तो आपको बड़ा सा यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड दिस particularly represent द अपराइट पिरामिड। एक चीज़ भी हमारी क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास है, लेकिन ये इन्वर्टेड क्यों है? ये तो इन्वर्टेड हो गई, ये इन्वर्टेड क्यों है? ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो फिशेस है ये किसके ऊपर फीड करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पे फिशेज जो है, छोटे छोटे इंसेक्ट जो है, छोटे छोटे फिशेज जो है, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो मुझे बताओ यार, यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं बायोमास, तो इसका बायोमास तो काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। ओके, मतलब इतना बड़ा ओशन है, उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे छोटे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है जो जिसके ऊपर फीड करते हैं, फिर भी इसका बायोमास कम है, जबकि वो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फिर भी हमें ये मिला, इस टाइप का ग्राफ मिला। क्यों इस टाइप का ग्राफ हमें इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है, फिशेस है, इंसेक्ट्स है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, जैसे ये बढ़ता है इसको खा लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट ये है कि ये फटाक से जल्दी से ग्रो होने लगता है, जल्दी से ये रिप्रोड्यूस कर लेता है, जल्दी से ग्रो होने लगता है। इसको खा लिया तो फिर से नया आ जाएगा, इसको खा लिया फिर से नया आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको यहाँ पे कम मिलेंगे और फिर भी यहाँ पे कम दिख रहे हैं, फिर भी सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी जल्दी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं फाइटोप्लैंक्टन जिसके ऊपर फिशेस इनसे फीड करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है सी में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसका बायोमास हमें यहाँ पे कम दिख रहा है और यहाँ पे इसका बायोमास ज़्यादा दिख रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गेट द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, जबकि ग्रासलैंड में ये अपराइट पिरामिड था बायोमास का, यहाँ पे इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है आपको समझ में आ गया? इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि इसका बायोमास कम है। बायोमास कम है तो सपोर्ट किस तरीके से कर रहा है? सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है, इसलिए जैसे ये बढ़ने लगता है तो ये लोग आके उसको खा जाते हैं, तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि ये कम है। ओके, क्योंकि ये लोग उसको बढ़ने नहीं देते, जिसके फिश इंसेक्ट जो इसके ऊपर फीड कर रहे हैं वो। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी कंसिडर आपका क्लियर हो गया। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, अभी हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये चीज़ हमने देखी। इसके लिमिटेशंस क्या है? द नंबर 1 लिमिटेशन, इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट द सेम स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की पिरामिड में, उसमें ये क्या करता है, ये मान के चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही लेवल पे बिलोंग करता है और अकॉर्डिंगली ये उसका बायोमास कंसिडर करता है, अकॉर्डिंगली उसको नंबर काउंटिंग में कंसिडर करता है, अकॉर्डिंगली उसको एनर्जी प्लॉट करते हैं पिरामिड का तो उसमें कंसिडर करता है। ये एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करता है, ये चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता है। सो दैट इज़ द वन लिमिटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए आगे चलना है। यहाँ से एमसीक्यू कम आ रहे हैं, दिस इज अ ग्रे एरिया, यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू। अनदर, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, ये मान के चलता है कि भाई ये प्लांट है जिसके ऊपर कैटल आएगी, कैटल को मारने के लिए ओल्फ आएगा, ओल्फ को मारने के लिए लॉयन आएगा, दैट इज हाउ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज प्लॉटेड। बट ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में फूड चेन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है ये देखो। अब यहाँ पे माउस को खाने वाला यहाँ पे आ जाता है, रैबिट भी है, वाइल्ड कैट भी है। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, ये नहीं रहता कि ये इसको ही खाएगा वो उसको ही खाएगा। तो लोग यहाँ पे रियलिटी में इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे हम माउस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माउस जो है ये फीड कर रहा है प्लांट पे। ओके, रैबिट जो है जो माउस को पकड़ लेता है, वाइल्ड कैट जो है जो माउस को पकड़ लेता है। तो इन चीज़ों को इकोलॉजिकल पिरामिड कंसीडर नहीं करता है कॉम्प्लेक्स फूड चेन को। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। अभी हमने देखा था सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, डेड मैटर पे फीड करने वाले। अभी हमने बात की थी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, बट व्हाट अबाउट द सैप्रोफाइट्स, उनकी तो बात ही नहीं की इकोलॉजिकल पिरामिड ने। तो सैप्रोफाइट्स को ये इकोलॉजिकल पिरामिड कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, एंड दैट इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, पढ़ने के लिए बिल्कुल आसान लगेगी लेकिन यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो एमसीक्यूज, मुझे बताओ द पिरामिड ऑफ एनर्जी।
अगेन अब मैं यहाँ से फास्ट जाना लूँ, जो ट्राई करना चाहता है तो पॉज करके ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यार इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करने लगोगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जब एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं एग्जाम में, तब हाथ पैरों में थरथराहट नहीं होती है, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई ये चीज़ मैं पर्टिकुलर इसलिए ले रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाए। तो दोस्तों इसको पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो 3, 2, 1। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पॉन्ड सिस्टम इज ऑलवेज, अभी हमने देखा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। वो पॉन्ड है, वो ग्रासलैंड है, वो कोई भी इकोसिस्टम हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ओके, सो द आंसर इज बी। इन्वर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन, बताओ इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पे मिलता है? द बायोमास पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, ये तो हमेशा अपराइट रहता है। बायोमास पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, ये भी तो अभी हमने देखा था, ये भी तो अपराइट रहता है। द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, ये भी अपराइट रहता है, क्योंकि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक सिस्टम मतलब नीचे में काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर में काफ़ी बड़े हैं, इसके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म जो बड़ी बड़ी फिशेस है वो कम है, तो यहाँ पे भी अपराइट मिलता है। जबकि यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा था इसके पहले पेज पे द बायोमास का जो पिरामिड है एक्वेटिक सिस्टम में वो इन्वर्टेड होता है। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। द लॉस ऑफ एनर्जी एज वन प्रोसेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, कितना एनर्जी लॉस होता है? 90% लॉस हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि 10% ही ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। द लॉ ऑफ 10%। अनदर पॉइंट, द टर्म होम्योस्टैसिस इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू, सर ये तो आपने बात ही नहीं की, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये होता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने गलती की थी, मैंने क्या किया था इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरा ए एटीट्यूड था कि यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, छोड़ दो। उसके ऊपर एमसीक्यू यार वो छोड़ दो। दूसरा एमसीक्यू लिया, यार इसके बारे में भी मैंने कभी नहीं पढ़ा, छोड़ दो। ये गलत अप्रोच है। व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच ये है कि उस चीज़ के बारे में आपको क्या पता है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। आपने नहीं पढ़ा है जैसे कि तैसा, जैसे कि वैसे, एज इट इज आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उससे आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करो। द टर्म होम्योस्टैसिस इन एन इकोसिस्टम, होम्योस्टैसिस के बारे में हमने बात की थी जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। तो व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस मीन्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैसिस मतलब स्टेट, होमियो मतलब सेम स्टेट। ओके, तो आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के मदद से आप ये चीज़ यहाँ पे बात कर सकते हो कि होम्योस्टैसिस इन एन इकोसिस्टम इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस स्टेट में है इकोसिस्टम, उसको कहते हैं इकोसिस्टम का होम्योस्टैसिस। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई अनदेखा एमसीक्यू दिखे उसको छोड़ना नहीं, ट्राई टू रिकॉल कि आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को कहाँ पे सुना है, एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पुल करके उस पर्टिकुलर एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करना। बढ़ते हैं आगे। विच काइंड ऑफ पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर, बताओ यार। तो देखो कि अगर नंबर का पिरामिड होता तो सबसे ज़्यादा नंबर इसका है, तो इसलिए ये बेस तो ब्रॉड होना चाहिए था यहाँ पे भाई, लेकिन ये तो ब्रॉड नहीं हो रहा। एक मिनट, क्या होगा, कहा गया भाई हमारा एमसीक्यू? यस, अगर यहाँ पे नंबर की अगर बात होती तो ये जो है, ये बेस जो है ये ब्रॉड दिखना चाहिए था। इनका नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये तो नैरो दिख रहा है, मतलब दिस इज नॉट द आंसर। ओके, इज दिस द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास? यस, दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो इनका बायोमास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ब्रॉड दिखाया गया है। इनका कम है, इसका बायोमास मतलब क्या हमने देखा था कि पर केजी मीटर स्क्वायर। ओके फाइन, तो द आंसर इज द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। सिंपल एमसीक्यू। अनदर एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड सिस्टम्स? ग्रासलैंड पे या फॉरेस्ट पे स्पैरो, और ओशन में फिश। ओके, ये क्या करते हैं, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करते हैं। जैसे हमने स्पैरो की बात की थी, वैसे ही फिशेस जो छोटे छोटे इंसेक्ट को भी खाएगी, बड़े बड़े फिशेस को भी खाएगी। सो लाइक दैट कि वो मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ
फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर, बताओ अपराइट पिरामिड मिलता है आपको इस टाइप का पिरामिड ऑफ नंबर। हमने इसके पहले पेज पे दिखा भी था पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, ग्रास का कितना ज़्यादा नंबर है उसका भी फिट करने वाला का कम, उसके और ऊपर फिट करने वाला का कम। सो दिस इज द अपराइट पिरामिड। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज, जितना आता है उसमें से 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को बिलोंग करता है। ओके, ऑल इंडिया 2011 given below is an imaginary pyramid of number. What could be one of the possibility about certain organism at some of the different level? ओके, ओके, अब ये पूछ रहा है कि बताओ यार कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। यहाँ पे द लेवल पीसी, द लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर पे इंसेक्ट बताया गया है, सेकेंडरी कंज्यूमर पे स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट आंसर है, राइट है यहाँ पे। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही ना। ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे पिरामिड में, जैसे हमने बात की थी अभी एक चार्ट देखा था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है, तो उस चार्ट के बारे में ये बात कर रहा है। सिंपल एमसीक्यू। अनदर एमसीक्यू, द पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद द नंबर ऑफ, पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉपिक लेवल। कितने इंडिविजुअल्स है उस ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल की बात करता है, ध्यान में रखना। ओके, उस नंबर में कितने इंडिविजुअल है उसकी बात करता है ट्रॉपिक लेवल पे। ओके, बायोमास में उस ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है उसकी बात करता है, इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉपिक लेवल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल, 20 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे अगर ट्रैप हो रही है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि पीकॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी। लॉ ऑफ 10% अप्लाई कर दो, माइस के पास जाएगी यहाँ पे 2 जूल, 10%, 2 का 10% स्नेक के पास जाएगी, दैट इज 0.2, एंड 0.2 का 10% पीकॉक के पास, दैट इज 0.2, द आंसर इज 0.02 जूल्स। ओके गाइस, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था है कि हाउ द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इफ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, एंड यस, डू लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज।